देखिए अपन ने केंद्रक पढ़ा था कल, है ना। अब केंद्रक में एक दो लाइनें रह गई थी आपकी, एक दो लाइनें रह गई थी, वो आप यहाँ से अपन आज पढ़ लेंगे। और अपन आज नया कोशिकांक चालू करेंगे रिक्ति का, है ना, वैक्यूल, है ना। इसके अलावा जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी केंद्रक से संबंधित थी, जो रह गई थी, वो अपन यहाँ पे समझ लेंगे, लिख लेंगे, एक दो लाइन और दो चार लाइन और लिख लेंगे। इसके अलावा देखो, तो आपके न्यूक्लियोसोम हो गया था, है ना। न्यूक्लियोसोम चल रहा था, आपके न्यूक्लियोसोम मॉडल चल रहा था। क्रोमिस गुणसूत्र पर जो कणों की समान संरचनाएं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया था कॉर्नबर्ग के द्वारा, है ना। उसमें क्या बनाया था अपन ने, एक गोला बनाया था, मतलब ऑक्टामर बनाया था। और वो ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपट जाता है ना, और डीएनए लिपट जाता है। इसके बाद वो ऐसे उसमें देखो, कुल मिला के पूरा वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अपन ने जो बनाया था ना, ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए बन जाता है, तो वो जो डीएनए, उस डीएनए पूरा बन जाता है, तो वो न्यूक्लियोसोम बन जाता है पूरा, है ना। अब देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, आगे गुणसूत्री बनाना है सबको, है ना। गुणसूत्री बनाना है ना। न्यूक्लियोसोम मिलकर आके इनमें क्या है, देखो सुपर कोइलिंग अवस्था पाई जाती है। सुपर कोइलिंग होती है इनमें, मतलब पहले 6 न्यूक्लियोसोम इकट्ठे हो जाएंगे, 6 न्यूक्लियोसोम इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। 6 न्यूक्लियोसोम इकट्ठे हो जाएंगे, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं सोलेनॉइड, है ना। और सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड ऐसे सुपर कोइलिंग होगी इनमें, इनमें कोइलिंग होती जाएगी, ऐसे कोइलिंग होती जाएगी, है ना, ऐसे कोइलिंग होती जाएगी। तो इसको बोलते हैं सुपर कोइलिंग, है ना। तो न्यूक्लियोसोम में कोइलिंग, न्यूक्लियोसोम मिलकर 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर बनाएंगे। ये देखो 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड का रचना निर्माण करेंगे, और इनमें कोइलिंग, सुपर कोइलिंग होती जाएगी। ये कोइलिंग होती जाएगी लगातार, तो सुपर कोइलिंग बोलते हैं उसको। और ये आगे जाके क्रोमोसोम का गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं, है ना। अब देखो, तो ये पॉइंट आपके रह गया था, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलेनॉइड का निर्माण करते हैं। मतलब क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड का निर्माण करने के लिए कितने न्यूक्लियोसोम की आवश्यकता पड़ती है, 6 न्यूक्लियोसोम की आवश्यकता पड़ती है ना। और तो ये आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा एक ये लाइन भी अपन लिखना भूल गए थे। एक न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियोसोम में क्या क्या उपस्थित होता है, तो एक तो न्यूक्लियोसोम में डीएनए और स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। मतलब मेनली एक न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियोसोम डीएनए व स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। ये है इसमें, तो ये पॉइंट आप लिखना। एक न्यूक्लियोसोम मॉडल चल रहा था अपना, आगे ये लाइन लिखो, एक न्यूक्लियोसोम डीएनए व स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एग्जाम में पूछी जाती है ना। इसके अलावा 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलिनॉइड का निर्माण करते हैं। सोलिनॉइड क्या, ये सोलिनॉइड, ये सब सोलिनॉइड है ना। तो 6 न्यूक्लियोसोम है इसमें, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये इनमें सोलिनॉइड में भी फिर क्या आगे सुपर कोइलिंग होती है, न्यूक्लियोसोम में भी आगे सुपर कोइलिंग होती है, फिर वो आगे जाके क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो ये सोलिनॉइड मॉडल है आपका, है ना, कंप्लीट होता है ना। इनको उतार लेना। इसके अलावा देखो, आपकी कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें क्या है, आपको लगा कि कुछ छूट गया, जबकि आपका कुछ भी नहीं छूटा उसमें, सही है वो, है ना। थोड़ी मिस थोड़ी सी उसमें वो है, बाकी सही है पूरा, एक भी लाइन नहीं छूटी आपकी। निश्चित रहिए आप, आपकी एक भी लाइन नहीं छूटी उसमें ना। तो पूरा सही है वो, जैसा उसमें समझाया गया उसको लिख लेना कॉपी में, हाँ। तो उसके आगे ये है ना। अब देखो, एक नोट लगा लो आप, इनको उतारने के बाद एक नोट लगा लें, नोट लगा लो। इसमें क्या है देखो, मैंने कहा था क्रोमेटीन या गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन जाल या क्रोमेटीन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो डीएनए से, एक आरएनए, डीएनए आरएनए और स्टोन प्रोटीन, ये 3 बताया था मैंने। बाकी नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्रोमेटीन किससे मिलकर बना होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, और नॉन स्टोन प्रोटीन भी उसमें है। 4 चीजों से मिलकर बना होता है क्रोमेटीन, है ना। तो स्टोन प्रोटीन तो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है, स्टोन प्रोटीन होती है क्षारीय प्रकृति की, लेकिन जो नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है ना उसमें, वो अम्लीय प्रकृति की होती है ना। तो ये लिख लो आप, जो स्टोन प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन तो गुणसूत्र में पाई जाती है,
है ना, किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की, एसिडिक नेचर की, है ना। और स्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है ना, ये लिख लो आप। क्षारीय प्रकृति की मतलब बेसिक नेचर, है ना, ये तो बेसिक नेचर की होती है स्टोन प्रोटीन। और नॉन स्टोन प्रोटीन, ध्यान रखना, नॉन स्टोन प्रोटीन पे पूछा जाता है। नॉन स्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में पाई जाती है या क्रोमेटिन में पाई जाती है, तो किस नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है ना। गुणसूत्र में पाई जाने वाली अम्लीय प्रकृति की प्रोटीन का नाम बताओ, तो उसका नाम है नॉन स्टोन प्रोटीन, है ना। अब देखो एक और नोट लगा लो आप, एक और नोट लगा लो, जो मैंने लिखाया था ना आपके केंद्रक द्रव्य, उसको कैरियोथिका बोलते हैं, उसको कैरियोथिका नहीं बोलते, उसको कैरियोलिम्फ बोलते हैं, है ना। तो उसको आप सही कर लेना, है ना, कैरियोथिका बोलते हैं केंद्रक झिल्ली को, है ना। तो ये इसको सही कर लेना आप, है ना। मैंने दिमाग में तो आ रहा था कैरियोलिम्फ, लेकिन वो कैरियोथिका लिखा दिया था मैंने, है ना। तो आप इसको सही करो, यहाँ पे नोट लगा लो एक और, ये नोट डाल दिया आपने, एक और नोट डालो कि गुणसूत्र में जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना, केंद्रक झिल्ली, उसको बोलते हैं कैरियोथिका, है ना। और केंद्रक द्रव्य होता है ना, जो केंद्रक द्रव्य, उसको कैरियोलिम्फ बोलते हैं। तो उसको सही कर लो आप, है ना। तो लिखो इसमें केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं, कैरियोथिका कहते हैं, कैरियोथिका कहते हैं, है ना। और केंद्रक द्रव्य को, केंद्रक द्रव्य जो केंद्रक द्रव्य का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली को बोलेंगे कैरियोथिका, और केंद्रक द्रव्य को बोलेंगे कैरियोलिम्फ, है ना। लिख लो इसमें, केंद्रक द्रव्य को कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ कहते हैं। केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं, कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ, है ना। तो ये लिख लो आप, तीनों लिख लो आप। एक न्यूक्लियोसोम डीएनए व स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक सोलेनॉइड का निर्माण करते हैं, है ना। ये पूछा जाता है इसमें, इसमें ये पूछा जाता है 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर, है ना। इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन वाली लाइन पूछी जाती है ना। बाकी ये नॉन स्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रकृति की होती है, स्टोन प्रोटीन सारी प्रकृति की होती है। और केंद्रक झिल्ली को क्या बोलते हैं, कैरियोथिका, और केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ बोलते हैं। तो इसको उतार लो आप कॉपी में, बाकी फिर रिक्तिका चालू करते हैं। अब उतार लो आप, इस चित्र को भी बना लेना, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का चित्र है, ठीक है ना। तो मैं मिटाता हूं, आप बना लेना इसको। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, तो अपन पढ़ रहे थे रिक्तिका, नया कोशिकांग चालू होगा अपने वैक्यूल, है ना। रिक्तिका तो लिखिए आप, टॉपिक डालिए, रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका की खोज किसने की, ये सब अपन पढ़ेंगे, है ना। तो आप टॉपिक डाल दो रिक्तिका। वैक्यूल, वैक्यूल, रिक्तिका। देखो रिक्तिका क्या होती है, देखो रिक्तिका है ना, पेड़ पादपों में भी उपस्थित होती है, पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, और जंतुओं में भी पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में छोटी छोटी पाई जाती है ना। तो आप इसका ध्यान रखना कि जंतुओं में भी पाई जाती है रिक्तिका, है ना, लेकिन छोटी छोटी, है ना। और पादपों में, प्लांट्स में भी पाई जाती है, और बहुत बड़ी पाई जाती है, केवल एक रिक्तिका पाई जाती है ना, जो पूरे कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है ना। और रिक्तिका है ना, मतलब पूरे कोशिका द्रव्य को लगभग
90% कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है, काफी ज्यादा कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, पहले अपन इसको समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, है ना। पहले आप पूरा समझ लो, पूरी रिक्तिका को समझ लो, फिर अपन पूरा लिखेंगे, है ना। तो देखो रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका या वैक्यूल ये क्या होती है, ये पादपों में भी पाई जाती है, पादपों में होती है, पादपों में पाई जाती है और जंतुओं में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है ना। मतलब प्लांट्स में भी पाई जाएगी, प्लांट्स, पादपों मतलब प्लांट्स, है ना। पादपों में कैसी होगी, प्लांट्स में कैसी होगी, बड़ी होगी और केवल एक होगी इसकी संख्या, और जंतुओं में कैसी होगी, छोटी होगी, छोटी छोटी होती है, जंतुओं में कैसी होती है, छोटी छोटी होती है, फूड वैक्यूल। इसके अलावा रिक्तिका की खोज किसने की, रिक्तिका की खोज की थी, देखो रिक्तिका की खोज किसने की, रिक्तिका की खोज की थी स्प्लेंजेली ने, स्प्लेंजेली, स्प्लेंजेनी, स्प्लेंजेनी, स्पेलिंग लिख देते हैं इसकी, स्प्लेंजेली, है ना, स्प्लेंजेली, है ना। स्पेलेंजेली भी लिखते हैं बहुत सारे, स्पेलेंजेली भी लिख देते हैं, ये भी सही है ना। दोनों ही बातें सही है, स्प्लेंजेनी और स्पेलेंजेनी दोनों सही है। तो ये है स्पेलेंजेनी, इसकी खोज की थी स्पेलेंजेनी ने, और इसके बाद पादपों में पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है और जंतुओं में पाई जाती है ना। अब देखो रिक्तिका क्या है, जो पादप में पाई जाती है ना, ये पादप कोशिका मान लो आप, ये पादप कोशिका मान लो, है ना। तो इसके अंदर ऐसे रिक्तिका पाई जा रही है, ये रिक्तिका है। अब रिक्तिका ये तो एक कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, और ये है रिक्तिका, है ना। अब देखो ये जो रिक्तिका है, ये पादप कोशिका का चित्र बनाया अपन ने। ये जो रिक्तिका है एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, रिक्तिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है ना। ये पतली झिल्ली, ये पतली झिल्ली एक काली काली, ये पतली झिल्ली, चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, इस पतली झिल्ली को जो रिक्तिका के चारों तरफ पाई जाती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, है ना। टोनोप्लास्ट कहते हैं इस झिल्ली को, और ये झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, मतलब चयनात्मक, मतलब चयन करेगी ये, चयन करेगी ये कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, है ना। मतलब कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है ना, ये कोशिका द्रव्य है। तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर रहती है, तो है ना चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। कौन करती है, टोनोप्लास्ट झिल्ली, ये टोनोप्लास्ट झिल्ली करती है। टोनोप्लास्ट कौन होती है, ये इस रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट झिल्ली कहते हैं अपन। इसके अलावा रिक्तिका के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका के अंदर एक जो द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका रस। अरे कोशिका रस, पर आप इसको इंग्लिश में ध्यान रखना, सेल सेप, है ना। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना है इसका, इंग्लिश आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेल का मतलब कोशिका, सेप का मतलब रस, सेप का मतलब रस, इंग्लिश में जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में ना अब उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन आएगी ना, सेल सेप को कई पेपर्स एग्जाम में क्या है, कोशिका द्रव्य लिख दिया गया है, वहां पे कोशिका रस नहीं दिखा कई एग्जाम में, तो वहां पे कोशिका द्रव्य लिख दिया जाता है। तो आप इसको भी कोष्टक में बंद कर लेना, ब्रैकेट में बंद कर लेना। सेल सेप, इंग्लिश में तो सेल सेप लिखा हुआ आता है, लेकिन हिंदी में आता है कोशिका द्रव्य, है ना। तो कोशिका रस भी आ जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य भी आ जाता है। तो आप सेल सेप को जरूर ध्यान रखना एग्जाम में। इसके अलावा ये क्या काम करती है, देखो इस सबसे पहले तो रिक्तिका, पादपों में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है पादपों में, है ना। ये केंद्रक मान लो,
जो प्लांट्स होते हैं उनमें केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है। ये केंद्रक है। अब देखो, संकुच ये रिक्तिका होती है ना, वैक्यूल होती है ना, ये 3-4 टाइप की होती है। देखो, एक तो अमीबा में है ना पाई जाती है। अमीबा में, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये क्या काम करती है? ये काम करती है परासरण नियमन का काम करती है। परासरण नियमन, परासरण नियमन का काम करती है। मतलब अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकालती है। परासरण नियमन बोलो या उत्सर्जन का काम करती है, न्यू लिख दो, एक ही बात है। उत्सर्जन का कार्य करती है ना, या परासरण नियमन का कार्य करती है, या परासरण दाब को बनाए रखती है। कौन करती है? संकुचनशील रिक्तिका। यह भी रिक्तिका ही एक प्रकार है जो किसमें पाई जाती है? अमीबा में। इसके अलावा खाद्य रिक्तिका या खाद्य दानी, फूड वैक्यूल है ना, ये भी वैक्यूल का एक प्रकार है। इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका या खाद्य दानी। तो ये क्या करती है? ये क्या भोजन का संग्रह करने के लिए होती है, भोजन को ग्रहण करने के लिए होती है ना। भोजन ग्रहण करने का काम करती है, भोजन को संग्रह करने का काम करती है। कौन करती है? खाद्य दानी। ये प्रोटोजोआ के सदस्यों में मिलती है। प्रोटोजोआ एक संघ है, प्रोटोजोआ, उसमें क्या है, उसके सदस्यों में ये पाई जाती है। खाद्य दानी अमीबा में भी पाई जाएगी, है ना। तो भोजन को ग्रहण करने का काम कौन करती है? फूड वैक्यूल। इसको बोलेंगे इंग्लिश में फूड वैक्यूल, है ना। प्रोटोजोआ के, है ना। इसके अलावा अमीबा में क्या पाई जाएगी? संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये भी रिक्तिका का ही एक प्रकार है ना। तो ये क्या काम करती है? संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियमन का कार्य करती है। मतलब अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकालती है। अनावश्यक जल, जो जल होता है ना एक्स्ट्रा, उसको शरीर से बाहर निकाल देती है या उत्सर्जित करने का काम करती है ना, पदार्थों को, अनावश्यक जल को और भी चीजों को, है ना। तो कोशिका, एक बार फिर से समझ लो, ये है इसका। और देखो ये जो इसके अंदर जो द्रव भरा होता है ना, कोशिका रस, इसकी सांद्रता है ना, कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका इस बाहर वाले जो द्रव है ना, कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य की सांद्रता से ज्यादा होती है। इस कोशिका रस की सांद्रता बाहर वाले द्रव से ज्यादा होती है ना। ताकि है ना, जो आयंस है ना या केमिकल्स है ना, पदार्थ है ना, आयंस, वो इसके अंदर आते हैं, है ना, आते जाते रहते हैं, आते हैं, ताकि है ना, क्यों? क्योंकि है ना, ये परासरण नियमन, ये क्या है, किसका काम करती है? कोशिका रस भरा होता है इसके अंदर और इसकी सांद्रता ज्यादा होती है। क्यों होती है? पूछा जाता है एग्जाम में कि पर किसकी सांद्रता ज्यादा होती है? कोशिका द्रव्य से ज्यादा सांद्रता इसकी होगी। इसके अंदर जो कोशिका रस है, इसकी सांद्रता ज्यादा होती है ना, बाहर जो कोशिका द्रव्य है उससे। ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखते हैं इनको, एक बार फिर से समझ लेते हैं। खोज, देखो अपना अगला कोशिका आगे रिक्तिका। रिक्तिका मतलब वैक्यूल। तो रिक्तिका पादपों में मतलब प्लांट्स में पाई जाती है, बट जंतुओं में पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना कि रिक्तिका पादपों में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है और जंतुओं में पाई जाती है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें बड़ी होती है, पादपों में बड़ी हो रहती है रिक्तिका, जंतुओं में छोटी छोटी होती है रिक्तिका, है ना। इसके अलावा रिक्तिका की खोज किसने की? स्प्लेन जेनी ने, स्पेलेन जेनी ने, स्पेलेन जेनी, स्पेलेन जेनी ने खोज की थी इसकी, है ना। अब देखो, रिक्तिका अमीबा में भी पाई जाएगी। संकुचनशील, एक तो होती है संकुचनशील रिक्तिका, एक होती है खाद्य धानी, मतलब फूड वैक्यूल, है ना। खाद्य रिक्तिका भी बोलते हैं इसको, खाद्य दानी भी बोलते हैं, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, है ना। और इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, ये पाई जाती है अमीबा में। तो ये क्या काम करती है? परासरण नियमन का कार्य करती है। मतलब शरीर अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालती है, उत्सर्जन करने का कार्य करती है। दोनों एक ही बात है। खाद्य दानी, ये प्रोटोजोआ संघ होता है, प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में पाई जाती है खाद्य दानी या खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, है ना। तो ये खाद्य दानी क्या करती है? भोजन को ग्रहण करना होता है ना, भोजन का संग्रह कहाँ होता है?
प्रोटोजोआ के सदस्यों में कहाँ पे होता है, खाद्यदानी में होता है, भोजन का ग्रहण करने का काम करती है, संग्रह करने का काम करती है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य में, ये पादप कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये केंद्रक होता है, परिधि की तरफ पाया जाता है, क्योंकि इसमें पादप क्या है, बड़ी बड़ी कोशिका द्रव को घेरे रहती है। कौन, रिक्तिका बड़ी कोशिका द्रव को घेरे रहती है, और इसके रिक्तिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। रिक्तिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट झिल्ली। ये चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, मतलब कौन इसके अंदर आएगा कौन नहीं आएगा उसका चयन करती है ना। कौन सा आयन अंदर आएगा कौन सा नहीं आएगा उसका चयन करती है। और इसके अंदर जो रिक्तिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं कोशिका रस या सेल सेप या कोशिका द्रव्य भी बोल दिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, है ना। तो आप, ये है कोशिका, ये है रिक्तिका, और अपन इसको लिखते हैं, है ना। तो अपन इसको लिखते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको और पूरा लिखते हैं अब इसके बारे में जो भी अपन ने पढ़ा। एक और लाइन इसके बारे में थी, देखो जो सुविकसित जो पादप होते हैं ना, पादपों में स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक का मतलब एक तो होता है दृढ़ ऊतक, है ना, दृढ़ ऊतक नाम सुना हो आपने। एक होता है मृदूतक, है ना। एक होता है स्थूल कोणातक, ये स्थायी ऊतक कहलाते हैं, है ना। तो स्थायी ऊतक वाले पादपों में रिक्तिका, सुविकसित रिक्तिका पाई जाती है। स्थायी ऊतक वाले पादपों में सुविकसित रिक्तिका पाई जाती है ना। तो लिख लेते हैं अब इसको, है ना। बस ये लाइन है इसमें रिक्तिका खत्म है, अभी इसको लिख लेते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। पूरा लिखेंगे अब इसको, समझ तो लिया ही सही आपने, पूरी रिक्तिका को समझ लिया। अब मिटाते हैं इसको। देखिए आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखा था, तो वहां पादप रिक्तिका में अंतर आप पन्ने लिखा था रिक्तिका को लेकर, तो रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ऐसा लिखा था। तो उसको सही कर लेना। रिक्तिका पादप जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है, मतलब जंतु कोशिका मतलब पशु कोशिका, एनिमल सेल, पशु कोशिका जंतु कोशिका एक ही बात है, तो उसमें पाई जाती है। आप उसको सही कर लेना, है ना। वहां पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, वहां पे रिक्तिका लिखा हुआ है, तो रिक्तिका पादप कोशिका में ही पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, मतलब पशु कोशिका में ही पाई जाती है, उसको सही कर लेना। वहां पे पशु को बस ये छोटी पाई जाती है, मैंने उस समय कहा भी था मैंने, तो आप उसको सही कर लेना। तो अब लिखते हैं अपन, टॉपिक डाल दो रिक्तिका, अगला कोशिका आगे अपना और वैक्यूल। आप सबसे पहले इसकी लिखो खोज, मेरे साथ लिखो आप। खोज की स्पेलेंजेनी ने, स्पेलेंजेनी ने की। है ना, ये तो हुई खोज, ये हो गई खोज। अब आपके इसमें पॉइंट लिखते जाओ। रिक्तिका पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। दोनों में पाई जाती है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी
रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका में छोटी 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 रिक्तिकाएं पाई जाती है। है ना, ये हो गई। अब आगे लिखो इसमें। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। है ना। इसके बाद चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। रिक्तिका के अंदर सेल से भरा होता है ना। कोशिका रस की सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है।
स्थायी उत्तक वाले पादपों में रिक्तिका सुविकसित होती है। सुविकसित होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना और इस टोनोप्लास्ट को, है ना, ये जो 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 मैंने राइट लगाए ना, इनका जरूर ध्यान देना, ये आए हुए हैं एग्जाम में। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। जो क्या काम करती है, परासरण नियमन का काम करती है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो परासरण नियमन या उत्सर्जन का कार्य करती है। एक और लिख लो, प्रोटोजोआ के सदस्यों में प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में अमीबा भी इसमें आ जाएगा, है ना। खाद्यधानी मतलब फूड वैक्यूल पाई जाती है, जो क्या काम करती है, जो भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। भोजन संग्रह का भोजन ग्रहण करने का कार्य करती है। बस उतार लो आप इसको, ये होगी आपकी रिक्तिका, है ना। बाकी चित्र बनाना चाहो, पहले आप इसको उतार लो, फिर चित्र बना देंगे इसका अपन। है ना, चित्र बना देते हैं, यहाँ पे छोटा सा चित्र बना देते हैं। ये पादप कोशिका है, ये है पादप कोशिका, है ना। ये कोशिका द्रव्य, है ना, और ये है टोनोप्लास्ट झिल्ली। टोनोप्लास्ट, ये कोशिका रस।
ये होगी आपकी रिक्तिका। तो इसको एक बार फिर से समझ लो। रिक्तिका की खोज किसने की थी? स्प्लैंजेली ने। स्प्लैंजेनी स्प्लैंजेनी ने नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक वैज्ञानिक था, इसने रिक्तिका की खोज की थी, है ना। रिक्तिका पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका को पशु कोशिका ही बोलते हैं। जंतु कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, है ना। एनिमल सेल मतलब पशु कोशिका भी बोलते हैं, ध्यान रखना। पशु कोशिका, पशु कोशिका किसको बोलते हैं? जंतु कोशिका को पशु कोशिका भी बोलते हैं, या एनिमल सेल तो इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दोनों में पाई जाती है रिक्तिका, ध्यान रखना। दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, है ना। रिक्तिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जा रही है, ये टोनोप्लास्ट। चारों ओर झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं ना, चारों तरफ एक झिल्ली पाई जा रही है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट क्या कार्य करती है? चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। इसके बाद रिक्तिका में एक द्रव भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका रस कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है इस रिक्तिका में, इसको बोलते हैं कोशिका रस, है ना। सेल सेप, सेल सेप कहते हैं। और कोशिका रस की सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। इस कोशिका रस की सांद्रता, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है ना, इस कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा होगी। किससे? कोशिका द्रव्य से ज्यादा होगी, है ना। संकुच स्थायी ऊतक वाले पादपों में रिक्तिका सुविकसित होती है, मतलब वेल डेवलप होगी। किसमें? स्थायी ऊतक वाले पादपों में, मतलब दृढ़ ऊतक, मृद ऊतक होते ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, है ना। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, है ना। तो ये सब स्थूल कोणोत्तक, है ना। तो ये सब है ना इनमें। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो क्या काम करती है? परासरण नियमन का कार्य करती है। प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में, देखो अमीबा भी प्रोटोजोआ में आता है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में खाद्यदानी यानी कि फूड वैक्यूल, खाद्यदानी फूड वैक्यूल पाई जाती है। जो नाम से खाद्य है ना, फूड नाम है ना, फूड, तो क्या काम करती है? भोजन को संग्रह करने का काम करती है, भोजन को ग्रहण करने का काम करती है। तो ये है कुछ आपके रिक्तिका। तो इसको उतार लो आप कॉपी में, है ना। अब मैं बाकी बाद में पढ़ते हैं। अगला कोशिकांग आएगा आपका गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई कमी हो तो बताना, कमेंट करना, ठीक है।